हेलो एवरीवन। मेरा नाम ऋचा श्रीवास्तव है और मैं एक नए वीडियो के साथ आज रेडी हूँ जिसका नाम है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर आप कह सकते हैं, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, और इसमें भी 3 मेथड्स होते हैं, तो हम सारे मेथड्स को एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, हम तीनों मेथड्स के लिए अलग अलग वीडियोस बना देंगे। और ठीक है, और ये जो पहला जो हमारा वीडियो है ये है प्रोडक्ट मेथड पर। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो है व्हाट इज़ नेशनल इनकम। पहले हमको कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नेशनल इनकम होती क्या है। ठीक है, तो इसको देखते हैं नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम इज़ द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी कंट्री में हम जो वांट्स होती हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो पूरे एक पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि मतलब विद इन अ ईयर, जनरली हम एक साल के कॉन्टेक्स्ट में इसको लेते हैं, तो विद इन अ ईयर ये देखिए लिखा है द ड्यूरेशन ऑफ दिस पीरियड इज़ यूजुअली 1 ईयर। यानी ये नेशनल इनकम जो हम कैलकुलेट करते हैं वो विद इन 1 ईयर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये एक जनरलाइज फॉर्मेट होता है। तो एक साल में हमें देखना क्या होता है, एक साल में हमें ये देखना होता है कि कितने, एक कंट्री में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए, उसकी मनी वैल्यू क्या है, यानी उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो जब हम उसकी मार्केट वैल्यू को टोटल कर लेते हैं तो वही जो है वो नेशनल इनकम बन जाती है। ठीक है, ये देखिए दिट इज़ द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यानी गुड्स की और सर्विसेज की, ठीक है, दोनों की जो मॉनिटरी वैल्यू होती है, जब हम इसको मार्केट में सेल करते हैं तो जिसकी मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है, मॉनिटरी वैल्यू जो होती है उसको जब हम टोटल कर देते हैं, ठीक, तो वो क्या बन जाता है, नेशनल इनकम बन जाता है। और जनरली इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 ईयर का ही होता है। ठीक है, तो आई होप आपको नेशनल इनकम का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेशनल इनकम कैन बी डिफाइंड बाय टेकिंग 3 व्यू पॉइंट्स। देखिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी जब मैंने आपको सर्कुलर फ्लो पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो एक इकोनॉमी है उसमें 3 तरीके की एंटिटीज़ होती हैं, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जो हम ये मान के चलते हैं कि एक इकॉनमी जो है वो स्टेबल स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और जितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ वो प्रोडक्शन, जैसे ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन वो पूरा का पूरा इनकम में बदल गया। यानी कि जब हमने उसको मार्केट में सेल किया, उन इन गुड्स एंड सर्विसेज को जो प्रोड्यूस हुए हैं प्रोडक्शन लेवल पर, इनको जब हमने मार्केट में सेल किया तो वो पूरे के पूरे इनकम में बदल गए। यानी प्रोडक्शन की जो वैल्यू है वही इनकम की वैल्यू है, और उसी इनकम को फिर हमने क्या किया, खर्च किया, स्पेंड किया। ठीक है, उन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जिन्होंने प्रोडक्शन को हेल्प किया था होने में, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, उन सब में हमने उस खर्च किया, यानी एक्सपेंडिचर हुआ इकॉनमी में, कंज्यूमर्स ने भी किया और किसने किया, जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने भी किया। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 सेक्टर इकोनॉमी को लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ वो भी किसके बराबर हो गया, इनकम के बराबर हो गया। यानी कि प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम एंड द वैल्यू ऑफ इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी कि तीनों आपस में बराबर हैं। और यही सर्कुलर फ्लो भी यही होता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो हम चाहे नेशनल इनकम, चाहे प्रोडक्शन लेवल पे चाहे हम कैलकुलेट करें, चाहे हम इनकम लेवल पे कैलकुलेट करें, या चाहे हम एक्सपेंडिचर लेवल पे कैलकुलेट करें, तीनों बराबर हमेशा आएंगे। अगर प्रोडक्शन 100 करोड़ का है तो इनकम भी 100 करोड़ की जनरेट होगी और एक्सपेंडिचर भी 100 करोड़ का ही होगा। ठीक है, और यही 100 करोड़ क्या है, नेशनल इनकम है। ठीक है, तो ये देखिए, 1 मिनट।
सो द फर्स्ट इज़ योर प्रोडक्शन मेथड, या आप इसको प्रोडक्शन व्यू पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम नेशनल इनकम प्रोडक्शन से निकालते हैं, प्रोडक्शन मेथड से निकालते हैं, ठीक है। फिर जब जो नेक्स्ट होता है वो होता है आपका इनकम मेथड, ठीक है। जब हम इनकम को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हमारे कंट्री में जितने भी लोगों ने इनकम जो जनरेट करी है, जब हम उससे नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो हमारा तीसरा मेथड होता है वो एक्सपेंडिचर मेथड होता है। और ये तीनों ही मेथड से, ठीक है, ये तीनों ही मेथड जो है वो एक ही इनकम को देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आपको इस डायग्राम से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। तो इसमें जो पहला होता है वो उसको प्रोडक्शन मेथड भी कह सकते हैं या वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। और जो दूसरा है वो आपका इनकम मेथड है। और तीसरा जो है वो एक्सपेंडिचर या फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो हम खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम निकालते हैं। तो तीनों से ही हमारी बराबर नेशनल इनकम आती है, ठीक है। तो यही तीनों मेथड जो है इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो इसमें ये जो वीडियो है ये बेसिकली वैल्यू एडेड मेथड से कंसर्न है, जहाँ पे हम वैल्यू एडेड मेथड या इसको हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, प्रोडक्शन मेथड से किस तरीके से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। देखिए प्रोडक्ट मेथड क्या होता है। इट मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट मेथड के द्वारा या वैल्यू एडेड मेथड के द्वारा जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो वो किस टर्म्स में करते हैं? वैल्यू एडिशन के टर्म्स में करते हैं, ठीक है। और ये वैल्यू एडिशन किसका होता है? बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। देखिए हमारे कंट्री में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। इन तीनों सेक्टर्स में एंटरप्राइजेज होती हैं, यानी यूनिट्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं जो काम करती हैं, बिजनेस एंटिटीज़ होती हैं। तो इन तीनों ही सेक्टर्स में जितनी भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज है, प्रोड्यूसिंग मतलब जो कोई ना कोई प्रोडक्शन करती हो, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो जितनी भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज है, ट्रेडिंग एंटरप्राइज की बात नहीं हो रही, प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज की बात हो रही है। तो वो जितना भी वैल्यू एडिशन करती हैं, जब हम उसको टोटल कर देते हैं, ठीक है, एक साल के दौरान ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो हमें क्या मिलता है? नेशनल इनकम मिल जाती है, ठीक है। इसको हम इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं। अब ये वैल्यू एडिशन क्या चीज़ होती है? देखिए वैल्यू एडिशन का मतलब होता है वैल्यू को ऐड कर देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक फार्मर है, उसने वीट का प्रोडक्शन किया, ठीक है। वीट का प्रोडक्शन उसने किया और फिर उसने उस वीट को एक फ्लावर मिल को बेच दिया, आटे की जो मिल होती है जहाँ पे आटा बनता है, ठीक है। तो अब उसने क्या किया? वीट की वैल्यू को बढ़ा दिया, उसको फ्लोर बना दिया, ठीक है, आटा बना दिया। तो वीट से महंगा क्या बिका? फ्लोर बिक गया। अब ये जो फ्लोर है ये किसने खरीदा? एक बेकर ने खरीद लिया, ठीक है, बेकिंग एंटरप्राइज ने खरीदा। उसने क्या किया? इस फ्लोर से क्या बना दिया? एक केक बना दिया। अब इस फ्लोर से क्या महंगा मिला? क्या महंगा बिक गया? केक महंगा बिक गया, ठीक है। तो पहले वीट था, वीट से महंगा क्या बिका? फ्लोर। और फ्लोर से महंगा क्या बिका? केक, ठीक है। हर एक स्टेज में देखिए, वीट से जब फ्लोर बना तो वैल्यू एडिशन हुआ, फ्लोर से जब केक बना तो वैल्यू एडिशन हुआ। और इसी वैल्यू एडिशन के कारण ही इसकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं। वीट से महंगा क्या बिक गया? फ्लोर बिका, और फ्लोर से महंगा बिक गया आपका केक, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए पोटैटोज़ हैं, ठीक है। पोटैटो जब चिप्स में कन्वर्ट होते हैं तो देखिए पोटैटोज़ जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, लेकिन जब चिप्स में के फॉर्म में वो बिकते हैं तो उसमें चूँकि वैल्यू एडिशन हो चुका होता है इसलिए वो महंगे मिलते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका वैल्यू एडिशन। इसको हम और डिटेल्ड में अभी हम आगे इस वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट मेथड के अंडर में हम किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए नेशनल इनकम तक पहुंचने के पहले आपको वैल्यू एडेड चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको वैल्यू एडेड की क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए, यानी कितना वैल्यू एडेड हुआ।
ये वैल्यू एडेड एक सिंगल एंटरप्राइज का है, ठीक है, सिंगल फर्म कह लीजिए या एंटरप्राइज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है, एक सिंगल एंटिटी का, सिंगल फर्म का है, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, तीनों में जितनी भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस हैं उन सब का वैल्यू एडेड इसी तरीके से निकालना होगा और उसको जोड़ना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि एक सिंगल फर्म या सिंगल एंटिटी का हम किस तरीके से वैल्यू एडेड निकालेंगे, ठीक है। तो वैल्यू एडेड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक। ये देखिए वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब हम इसको देख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या चीज़ होती है और इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या चीज़ होती है। अगर हम इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो इनको आपस में माइनस कर देंगे तो वैल्यू एडेड निकल आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड्स में समझते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइसेस और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। बिल्कुल सिंपल है, इसको बिल्कुल टेक्निकल हमें नहीं जाना। इसका सीधा सा मतलब है कि एक अकाउंटिंग ईयर में, यानी कि एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उनकी जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, उनकी जो मार्केट वैल्यू है मार्केट में, यानी कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज अगर प्रोड्यूस हुए हैं तो वो बिकेंगे मार्केट में, ठीक है ना। तो जब वही जो मार्केट वैल्यू होती है, जिस प्राइस पे वो बिकते हैं, जो सेल होते हैं मार्केट में, जब हम उसको ऐड कर देते हैं, टोटल जब वैल्यू हम उसकी लेते हैं, एक एक मान लीजिए कंट्री में जितनी भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस होती हैं, उन सारी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस के जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है, उसको जब हम ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट बन जाता है। इसी को हम ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइसेस भी कहते हैं और इसी को ही हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस भी कहते हैं। इसको हम आगे अभी डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होता है। अभी आप बस इतना समझिए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज़ नोन एज वैल्यू ऑफ आउटपुट। यानी इसको आप, अगर मैं आपको बिल्कुल ईजी वर्ड्स में बोलूँ तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स होता है सेल्स, यानी कि कितने का सामान मार्केट में सोल्ड हुआ है, सेल हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें दो कंडीशन समझनी है, ठीक। पहली कंडीशन ये होती है, फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन ऑल आउटपुट सोल्ड, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक मतलब कंट्री है, उसमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये होती है कि जब हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ और 100 यूनिट सेल हो गई मार्केट में, तो उस केस में क्या होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स हो जाता है। यानी कि हमने जितना प्रोड्यूस किया उतना ही सेल हो गया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू हो गई, ठीक। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपकी सारी की सारी यूनिट सेल हो जाए, ऐसा तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कुछ यूनिट्स बच जाती हैं, यानी कि वो सेल नहीं हो पाती हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन को समझते हैं, उसमें कैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये सेकंड सिचुएशन है व्हेन सम आउटपुट नॉट सोल्ड, जब कुछ आउटपुट सेल नहीं होता, तब उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में हमें क्या करना है, देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जितना हमने सेल किया उसको तो हम जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, यानी सेल्स की वैल्यू हम लेंगे प्लस क्या कर देंगे, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कहने का मतलब ये होता है कि जितना स्टॉक आपके पास बच गया है उसकी वैल्यू को जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो पहला वाला केस था, जब आउटपुट मान लीजिए हमने 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया और 100 यूनिट्स ही सेल हो गई, प्रोडक्शन भी इतना हो गया और सेल्स भी इतनी हो गई। तो इस केस में वैल्यू ऑफ आउटपुट वही वैल्यू हो गई जो सेल्स की वैल्यू है, ठीक। लेकिन मान लीजिए सेकंड वाला जो केस है,
100 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ लेकिन सेल हुआ कि सेल जो है वो 90 यूनिट्स का हुआ, तो 10 यूनिट्स क्या हो गई, बच गई। तो यही जो 10 यूनिट्स है यही है चेंज इन स्टॉक। ये 10 यूनिट्स क्या है, चेंज इन स्टॉक है। तो आपको यहाँ पे क्या कैसे लिखना होगा, यहाँ पे जो आपकी सेल्स थी वो कितनी थी, 90 की थी, तो 90 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना था, 10, यानी इज इक्वल टू 100। यानी जितना सामान बिक गया प्लस उसकी वैल्यू प्लस जितना सामान आपके स्टॉक में पड़ा है उसकी वैल्यू, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको और समझने वाला है, वो क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेल्स वर्ड मैंने लिखा है। ठीक, ये सेल्स जो हो सकती है कि आपके कंट्री में हो और ये भी हो सकता है कि आपके कंट्री के बाहर हो। ठीक है, तो जो कंट्री के अंदर की सेल्स होती है हमें उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक सेल्स। ठीक है, और जो कंट्री के बाहर हम सेल करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट्स। तो हमें इन दोनों को ऐड करना है, यानी इंटरनल सेल्स को भी की भी वैल्यू को और एक्सटर्नल सेल्स की वैल्यू को, दोनों सेल्स की वैल्यू को हमको ऐड करना है। प्लस अगर कोई स्टॉक बचा है, यानी कि कोई ऐसे यूनिट्स बची हैं जो कि सेल नहीं हो पाई, तो उसको भी हमें जोड़ना है। ठीक है, उसको हम कहते हैं चेंज इन स्टॉक। इसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे 2 सिचुएशंस में। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों सिचुएशंस क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट यहाँ पे हम पढ़ रहे थे ना, ये फॉर्मूला पढ़ रहे थे, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी हमने समझा, इसकी 2 कंडीशंस होती हैं। और अब हम चल रहे हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की ओर। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम नॉन फैक्टर इनपुट्स कहते हैं। ठीक है, नॉन फैक्टर इनपुट्स का बेस्ट एग्जांपल है रॉ मटेरियल। ठीक है, देखिए कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए फार्मिंग करना है, एक फार्मर है, तो उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, उसको सबसे पहले सीड्स की ज़रूरत होगी, फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होगी, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होगी, है ना, और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी। इन सबको जब वो एक खरीदेगा तभी तो वो प्रोडक्शन कर पाएगा। ठीक है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का। तो इसी तरीके से हम किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए फर्म्स को क्या यूज़ होता है, फर्म्स नॉन फैक्टर इनपुट्स को यूज़ करती हैं। ठीक है, ये फैक्टर इनपुट्स नहीं होते, नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं। फैक्टर इनपुट्स क्या क्या होते हैं, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज होता है। तो यहाँ फैक्टर इनपुट्स की बात नहीं हो रही, नॉन फैक्टर इनपुट्स की बात हो रही है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है रॉ मटीरियल। जैसे फार्मर के केस में सीड्स ले लीजिए, पेस्टिसाइड्स ले लीजिए, इंसेक्टिसाइड्स ले लीजिए, ये सब होता है। तो ये इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी इंटरमीडिएट मतलब बीच का। ठीक है, कैश कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब हमारा खर्चा। ठीक है, एक्सपेंडिचर एक तरीके से होता है। ठीक है, तो अब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमें समझ में आ गया कि हमें इन चीज़ों पे, रॉ मटेरियल्स वगैरह पे जो हम कॉस्ट लगाते हैं उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट, मतलब ये हमारे खर्चे हैं। और वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, हमारी सेल्स है, यानी हमारे पास पैसा आया। और ये क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, हमारे पास से पैसा गया। ठीक है, तो जब हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा वैल्यू एडिशन। देखिए अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन को भी हम कैसे निकालते हैं, कंजम्पशन मतलब होता है खर्चा एक तरह से। ठीक है, तो खर्चे भी अब हमारे 2 तरह के हो गए ना, एक तो डोमेस्टिक कंजम्पशन हो गया और एक इम्पोर्ट्स हो गया। यानी वो खर्चे जो हमने विद इन द कंट्री किए हैं वो डोमेस्टिक कंजम्पशन में आ गए। और अगर मान लीजिए जैसे एक फार्मर है, ठीक, उस फार्मर को मान लीजिए उसने अपने कंट्री के अंदर तो उसको सीड्स मिल जाएगा। ठीक है, और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स ये सब मिल जाएगा उसको। ठीक, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उसने बाहर से खरीदी, इंपोर्ट किया। ठीक है, तो एक तो खर्चा वो हो गया जो उसने अपने देश से खरीदा, विद इन द कंट्री खरीदा, और एक खर्चा हो गया जो उसने फॉरेन कंट्री से मतलब
फॉरेन कंट्री से कोई चीज़ परचेज करी तो वो भी तो खर्चा हो गया। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इम्पोर्ट्स, यानी डोमेस्टिक कंजम्पशन मतलब इंटरनल कंजम्पशन या इंटरनल एक्सपेंडिचर, और उसको और प्लस एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर, इम्पोर्ट्स मतलब एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तब हमको इंटरमीडिएट कंजम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑल अबाउट, इट इज़ ऑल अबाउट योर इंटरनल कंजम्पशन। तो जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो जब हम हमने अब क्या कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट भी हमारे पास है और हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी है। तो जब हम दोनों को लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वैल्यू एडिशन। अब इस वैल्यू एडिशन के लिए हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। ठीक है, इस इलस्ट्रेशन से आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि वैल्यू एडिशन क्या होता है, एक एक स्टेज पे, एक एक प्रोडक्शन की एक एक स्टेज पे वो कैसे लगता है। ठीक है, देखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए हमारे सामने ये एक चार्ट आ गया। ठीक, ये एक चार्ट है, इसमें देखिए जो जो फर्स्ट है वो तो सीरियल नंबर ही है 1 2 3 4। सेकेंड में देखिए लिखा है आइटम प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज। ठीक है, यानी यहाँ पर एंटरप्राइजेज हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज हैं। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड द लास्ट इज वैल्यू एडेड। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वैल्यू एडेड मिल जाएगा। तो हम एक एक स्टेप वाइज इसको समझते हैं। ठीक है, क्लियर करते हैं। देखिए सबसे पहले हम फार्मर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये एक फार्मर है जिसने वीट को प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो उसने इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया 200 रुपये का, यानी कि उसने रॉ मटेरियल्स खरीदे 200 रुपीज़ के। ठीक है, जिसमें उसने सीड्स खरीदा होगा, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें उसने खरीदा होगा, टेक्नोलॉजी। ठीक, ये सारी चीज़ें उसने खरीद करके उसने 200 रुपये लगाए, खर्चा किए। ठीक, खर्च करके उसने वीट को प्रोड्यूस किया और वीट की जो मार्केट वैल्यू है वो है 600 रुपये। ठीक है, यानी कि उसने मार्केट में इस 200 रुपये के वीट को, इस 200 रुपये के वीट को कितने में बेच दिया, 600 रुपये में बेच दिया, सेल कर दिया। यानी इस स्टेज पर वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 600, ये 600 माइनस 200, ये देखिए 600 माइनस 200 इज इक्वल टू 400, यानी 400 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन हुआ है। ठीक, इस स्टेज पे। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। अब ये जो फ्लावर था, ये जो 600 रुपये का वीट था, इस वीट को किसने खरीद लिया, फ्लोर मिल ने खरीद लिया। और ये देखिए ये 600 रुपये ये फाइनल प्रोडक्ट था किसान का, इस ये जो फार्मर है ये इसका फाइनल खर्चा, फाइनल इसका मतलब प्रोडक्ट था इस। और लेकिन यही जो वीट है ये इस फ्लोर मिल के लिए कैसा खर्चा है, इंटरमीडिएट खर्चा है। ठीक है, क्योंकि ये इसका रॉ मटेरियल हो गया, इस फ्लोर मिल का रॉ मटेरियल क्या हो गया, ये वीट हो गया। तो किसान के लिए यही 600 जो रुपए था ये क्या था, ये फाइनल इसको पैसे मिले थे। ठीक है, फाइनल वैल्यू थी, लेकिन यही इसके लिए इंटरमीडिएट वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इसने 600 रुपये का वीट खरीद लिया इस किसान से और उसने इसको फ्लोर बना दिया जो कि मार्केट में 800 रुपीज़ का बिका। अब इस स्टेज पर कितनी वैल्यू एडिशन हुई, 800 माइनस 200 माइनस 600, ये देखिए 800 माइनस 600 इज इक्वल टू 200, यानी 200 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ है। ठीक है, पहली स्टेज पे 400 रुपये का हुआ था, दूसरी स्टेज पे 200 रुपये का हुआ था। यानी वीट से उसने क्या बना दिया, आटा बना दिया, फ्लोर बना दिया। ठीक है, तो 200 रुपये उसने बढ़ा दिए, उसकी वैल्यू बढ़ गई। ठीक, अब इसने 800 रुपये का मार्केट में बेचा। अब इसी आटे को, इसी फ्लोर को एक ब्रेड बेकर ने खरीद लिया, ब्रेड बनाने वाले ने। ठीक, ये देखिए ये 800 रुपये का था, ये 800 रुपये का, इसके अब इसके लिए ये क्या है, रॉ मटेरियल है, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। ठीक, अब इसने क्या किया, इस फ्लोर से ब्रेड बना दी और उस ब्रेड को 1000 रुपीज़ का बेच दिया। यानी अब इस स्टेज में कितना वैल्यू एडिशन हुआ, 800 का था, 1000 का बेचा, यानी वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 1000 माइनस 800 इज इक्वल टू 200, 200 रुपये का वैल्यू एडिशन। अब देखिए ये जो 1000 रुपीज़ का ब्रेड थी ये किसने खरीद ली, शॉपकीपर ने खरीद ली। शॉपकीपर ने इसको क्या किया,
ब्रेड खरीद ली और इसकी पैकेजिंग अच्छे से कर दी और उसको 1200 रुपये का बेच दिया। तो रॉ मटेरियल इनका क्या था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन इस शॉपकीपर का 1000, और उसने बेचा कितने में, 1200 में। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी हो गई, 1200 रुपये। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 1200 माइनस 1000 दैट इज़ 200। तो 200 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन हुआ। तो अब हम देख रहे हैं कि हर स्टेज पर वैल्यू एडिशन हो रहा है। वीट की स्टेज पे हुआ, फ्लोर की स्टेज पे हुआ, ब्रेड की स्टेज पे हुआ, और ये लास्ट वाला शॉपकीपर, इसने इसकी पैकेजिंग की तो इस स्टेज पे हुआ। हर स्टेज पे हमको वैल्यू एडिशन मिला। तो प्रोडक्शन की ये डिफरेंट स्टेजेस हैं और हर एक स्टेज पे कितना वैल्यू एडिशन हुआ उसको हमें ऐड कर लेना है। तो जब हम इन टोटल कर, ये सबको हम टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 1000। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए इधर से भी इसको टोटल करेंगे तो भी 1000 आ जाएगा। अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट से जाते हैं, देखिए हमने सारे वैल्यू ऑफ आउटपुट जोड़ दिए, 600 प्लस 800 प्लस 1000 प्लस 1200 मिला करके हुआ 3600। और इसी तरीके से हमने सारे स्टेजेस के इंटरमीडिएट कंजम्पशन जोड़ दिए, 200 प्लस 600 प्लस 800 प्लस 1000, तो ये हो गया 2600। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 1000। तो दिस 1000 इज द वैल्यू एडिशन, ठीक है, ऑफ अ एंटरप्राइज। इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि हम जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं इकोनॉमी में, तीनों सेक्टर्स में, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में जितने भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज हैं, उन तीनों की इसी तरीके से हम वैल्यू एडेड निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे। देन वी विल गेट व्हाट, जीडीपी एमपी। ठीक है, जीडीपी एमपी हमें मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वो आगे समझते हैं कि अब ये जीडीपी एमपी क्या चीज़ है। ये देखिए जीडीपी एमपी क्या होता है, ये देखिए यहाँ से ध्यान से समझिए। जीडीपी एमपी हम इसको कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं जीवीए एमपी। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या हो गया, देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग। अभी मैंने आपको समझाया कि जितनी भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस हैं तीनों सेक्टर्स में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स में, जो कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि हमारे कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रही हैं, उन्होंने उनका एक साल का वैल्यू एडेड कितना आया, एक फाइनेंशियल ईयर का वैल्यू एडेड कितना आया, जब हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो हमें मिलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस, या उसको हम जीडीपी एमपी कहते हैं। ये देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन प्राइमरी सेक्टर प्लस gross value added by all producing enterprise in secondary sector plus gross value added by all producing enterprises in tertiary sector। जब हम इन सब को जोड़ देंगे then what we will get GDP MP। ठीक है, GDP MP that is gross domestic product at market prices। ठीक है, अब हमें GDP MP मिल गया है। अब इस GDP MP से हम क्या निकालेंगे, नेशनल इनकम, जो होती है NNPFC। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि अब हम जीडीपी एमपी से NNPFC पे कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, देखिए इसको कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, इसको मैं आपको बताती हूँ। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम दैट इज NNPFC। ठीक है, अभी हमने देखा कि हमें जीडीपी एमपी मिल चुका। ठीक है, जीडीपी एमपी में से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन जैसे ही माइनस करेंगे तो ये ग्रॉस से किस में बदल जाएगा, नेट में, यानी ये जीडीपी एमपी से बन जाएगा एनडीपी एमपी। ठीक, अब इस एनडीपी एमपी में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, इनडायरेक्ट टैक्स आपको माइनस करना होता है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और सब्सिडीज़ को जोड़ देना होता है, प्लस सब्सिडीज़। ठीक, तो हमें मिल जाएगा हमें क्या मिलेगा, NDPFC मिल जाएगा। ठीक है, यानी ये मार्केट प्राइसेस से हम किस पे आ गए, फैक्टर कॉस्ट पे आ गए। ठीक, NDP सेम रहेगा, बस मार्केट प्राइसेस से हम किस पे आ जाएंगे, फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे। अब हम पहुंच गए NDPFC पर। ठीक है, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और हमें इसको किस में बदलना है, NNPFC में बदलना है, जो कि नेशनल इनकम होती है। तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। इसको हम शॉर्ट में NFIA भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि हमने बाहर के देशों को जो इनकम
दी और प्लस जो नेशनल जो हमने इनकम बाहर के देशों से ली, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। यानी कि जो हमने रिसीव करी, बाहर के देशों से जो इनकम रिसीव करी है उसको हम जोड़ देंगे, और जो हमने बाहर के देशों को पे किया है, ठीक है, इनकम दी है, उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाता है नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे एनडीपीएफसी में, इसकी वैल्यू को, देन वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट एनएनपीएफसी, दैट जिसका यही है नेशनल इनकम, दिस इज नेशनल इनकम। ठीक है, तो आई होप आपको प्रोडक्ट मेथड से किस तरीके से नेशनल इनकम निकाला जाता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले वैल्यू एडेड जो है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, हर एंटरप्राइज का वैल्यू एडेड निकालते हैं। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये हम हर एक एंटरप्राइज का निकालेंगे, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर की हो, सेकेंडरी सेक्टर की हो, और चाहे वो टर्शियरी सेक्टर की हो, और ध्यान आपको ये रखना है कि वो प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम जितनी भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज है सबका वैल्यू एडेड निकल गया, तो हम उन सबको ऐड कर देते हैं, तो वही होता है जीडीपी एमपी। ठीक है, फिर जीडीपी एमपी में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, देन वी विल गेट एनडीपी एमपी, फिर हम उससे नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट एनडीपीएफसी, फिर हम उसमें एनएफआईए ऐड करेंगे, देन वी विल गेट एनएनपीएफसी, एंड दिस इज द नेशनल इनकम। सो आई होप आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट जो है, अब मैं आपको जो हमारा नेक्स्ट मेथड होता है, यानी कि ये हमने प्रोडक्शन पढ़ा, प्रोडक्शन के बाद अब इनकम मेथड आएगा। ठीक है, तो अब हम अपने उस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो टिल देन बाय।